औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मि यस्सिर वला तुअस्सिर व तमम बिल खैर। आज हम एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट स्टार्ट करते हैं। एक आइडिया इसका भी देते हैं और फिर इंशाल्लाह से फार्माकोलॉजी मुकम्मल जितने भी इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है वो आपको बताकर वो आपने पढ़ने हैं। जहां जहां आप रुकेंगे, जहां जहां आपको इश्यू आएंगी, आप मुझसे रब्ता करेंगे और उस चीज को सॉल्व करेंगे। ठीक है। अब आप लोग इस चीज के काबिल हो गए, पहले अपने 5 साल फार्मेसी में भी गुजारी, अब आप लोग यहाँ से इस प्लेटफॉर्म से अब आप इस चीज के काबिल हो गए हैं कि फार्माकोलॉजी की सेल्फ स्टडी किस तरह से करनी है, किस किस तरह से पॉइंट्स निकालने हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम के लिए, कौन कौन से पॉइंट्स लाजमी है, कौन कौन से पॉइंट्स पर हमने फोकस रखनी है, बराबर। ठीक है। सो एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट, यहां से आज हम आपको क्या क्या बताते जाएंगे। एड्रेनर्जिक ये है आपका एगोनिस्ट। यहां पर सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एड्रेनर्जिक न्यूरॉन कौन से होते हैं। एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट से पहले पहले हम वो न्यूरॉन पढ़ लेते हैं कि वो न्यूरॉन जिसके अंदर क्या आता है, एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन या फिर नॉर एपिनेफ्रिन, ये इन दो में से कोई भी आ जाए तो हम उसको बोलेंगे कि ये एड्रेनर्जिक न्यूरॉन है। एपिनेफ्रिन या नॉर एपिनेफ्रिन। पहला सवाल तो ये खत्म हो गया। ठीक है। आगे जाकर और हम क्या क्या इसमें देखे स्टार्ट कर लेते हैं। रिसेप्टर की तरफ अगर बात करेंगे, एपिनेफ्रिन हो या नॉर एपिनेफ्रिन हो, ये मेन न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। आपके सीएनएस के अंदर भी है और आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर भी है। दोनों, सीएनएस में भी है, सिंपैथेटिक में भी है। इन दोनों ने जाहिर है इनका मेन मकसद क्या है कि ये जाएंगे अपने किसी रिसेप्टर पे एक्ट करेंगे। ठीक है, रिसेप्टर आर। अब इनका अलग रिसेप्टर होगा। अब पिछले चैप्टर में आप लोगों ने एसिटाइल कोलिन को पढ़ा था, मस्कारीन, निकोटीन, वो रिसेप्टर थे, उन पर वो एक्ट कर रहे थे, वो वहां पर जाके खत्म हुआ। वो अक्सर पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर था, तकरीबन तकरीबन पैरासिम्पेथेटिक में ज्यादा था, थोड़ा बहुत उसमें सिंपैथेटिक आ रहा था। यहाँ पर आपको अक्सर सिंपैथेटिक में नजर आएगा, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन। तो इनके भी रिसेप्टर हमने याद रखने, राइट। और ये जो रिसेप्टर होगा इसका नाम होगा एड्रेनर्जिक, एड्रीनर्जिक रिसेप्टर, हम इसको नाम देंगे। क्यों हम इसको एड्रेनर्जिक रिसेप्टर का नाम देंगे? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि एपिनेफ्रिन और नर एपिनेफ्रिन को हम लोग एड्रेनलिन भी कहते हैं। एड्रीनलिन, एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन, नॉर एड्रीनलिन। तो इसीलिए रिसेप्टर का नाम आ गया एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। ये वजह है, सिंपल सी। हाँ, हाँ, यस। अच्छा, अब हमने एड्रेनर्जिक रिसेप्टर के अंदर आपको आगे जाके बताना है कि एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स फिर कितने किस्म के हैं, कितने किस्म के हैं। इसमें आ जाएगा अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3। ये सिंपल क्लासिफिकेशन हम लोग देखेंगे। एक ये देखेंगे, इतना याद रखेंगे। और साथ में ये देखेंगे ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। अल्फा 1 कहाँ पर है? ये खून की नालियों के अंदर है। और
इसके अलावा और कहाँ कहाँ पर है, अल्फा 2 कहाँ पर है, प्री साइनेप्टिकली मौजूद है, बीटा 1 कहाँ पर है, बीटा 2 कहाँ पर है, लोकेशंस अगर हमें पता चल जाए, लोकेशंस। जोर लगाएंगे आप लोग हर हाल में। मैं आपको आज ग्रुप में एक पिक्चर भी शेयर कर दूंगा, बुक से, या शायद आपके पास बुक है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं है तो बुक वाला, उसमें लिखा होगा कि ये इधर इधर ये रिसेप्टर पाए जाते हैं, तो आप लोगों ने वो अपने याद रखने हैं। और दूसरी दूसरी बात, कौन से ड्रग्स, कौन से ड्रग्स acts on which drug act on which receptor। ये एक और टारगेट मैं आपको दे रहा हूं, एक और टास्क दे रहा हूं कि अगर आपने साथ साथ ये भी याद किया, फलाना 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 ये ड्रग ये अल्फा 1 पर है, थोड़ा थोड़ा अल्फा 2 पर भी, कभी कभी ऐसा आ जाए, मुश्किलात हो जाती है, लेकिन यह है कि याद करना पड़ता है, मजबूरी है। अगर एक ड्रग ए है, सपोज करते हैं ये अल्फा 2 पर एक्ट कर रहा है और साथ ही साथ ये बीटा 1 पर भी एक्ट कर रहा है, आपका दिमाग इतना होना चाहिए कि आप इस ड्रग को याद रखिएगा कि ये तो दोनों पर, ये अल्फा 2 और बीटा 1 दोनों पर है। उस हिसाब से अगर जैसे हमने ये बस याद किया, आप इस ड्रग के बारे में बहुत कुछ खुद से जानने के काबिल हो जाओगे, मतलब खुद से जान जाओगे। और अगर आपने याद नहीं किया था तो फिर आप फंस जाओगे, फिर पढ़ते पढ़ते रट्टा लगाते लगाते आप थक जाओगे। तो ये है कि आपका जो रट्टा लगाने का तरतीब है वो बहुत कम हो जाएगा अगर आपने ये याद किया कौन सा ड्रग किस रिसेप्टर पर। अगर तो कोई ड्रग सोली एक ही रिसेप्टर पर है, दैट्स वेरी नाइस और ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो शायद एक से ज्यादा रिसेप्टर पर बैठते हैं, वो आपने याद रखने हैं, वो आपका काम आएगा। ठीक है, ये हो गया। हाँ, अब बाद में एक तो मैं आपको एक और बात बताता चलूं कि ये जो क्लासिफिकेशन है, ये किस चीज के बुनियाद पर हमने A1 अल्फा 1 अल्फा 2 कर दिया है, बीटा 1 बीटा 2 कर दिया है, ये एफिनिटी के हिसाब से। तो अगर हम लोग यहाँ बनाते हैं क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन हम लोगों ने कैसे किया ड्रग्स का, मतलब हम कहते हैं कि भाई ये फलाना रिसेप्टर है, ये अल्फा 1 है, और ये दूसरा रिसेप्टर है तो ये अल्फा 2 है। ये कैसे पता चला कि ये अल्फा 1 है, ये अल्फा 2 है, या ये बीटा 1 है या बीटा 2 है? दरअसल ये ड्रग की एफिनिटी है, ड्रग की एफिनिटी है, एफिनिटी। एक ड्रग है ए और एक ड्रग है बी, सपोज करते हैं, हमें पहले मालूम नहीं था कि ये अल्फा 1 है अल्फा 2, लेकिन ये है कि ये अल्फा रिसेप्टर है। अल्फा 1 और अल्फा 2 दोनों अल्फा रिसेप्टर है, लेकिन ये हमें मालूम नहीं कि 1 है या 2 है। तो हम लोगों ने क्या किया, एज यूजुअल मामूल के हिसाब से हमने ड्रग ए जब दे दिया, उसने A1 पर अच्छा जबरदस्त किस्म की एफिनिटी दी, एक रिसेप्टर पर, ए पर। फिर इसी ड्रग ने जब दूसरे रिसेप्टर पर, जो बॉडी में कहीं और पड़ा हुआ है, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये इसी पे जाकर भी अच्छा, लेकिन उधर जाकर वो लेस एफिनिटी उसने दिखा दी, लेस एफिनिटी, और यहां पर उसने मोर एफिनिटी दिखा दी। तो इससे अंदाजा किया जा सकता है कि ये जो दो रिसेप्टर है तो अल्फा अल्फा अल्फा, इन पे एक ड्रग ने एक रिसेप्टर के साथ अच्छे एफिनिटी के साथ अटैच किया, और दूसरे रिसेप्टर पर उसी ड्रग ने लेस एफिनिटी के साथ रिएक्ट किया। इसका मतलब यह है कि ये दोनों रिसेप्टर जो अब हमें एक तरह के एक ही खानदान के नजर आ रहे हैं, ये इनमें थोड़ा थोड़ा फर्क जरूर है, बिकॉज इनकी एफिनिटी एक ही ड्रग के साथ सेम नहीं है। तो इसी तरह से हमने इन रिसेप्टर को क्लासिफाई किया, अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 बीटा 2, ये एफिनिटी के बेस पे। ठीक है, आजकल तो, बल्कि मैं तो आजकल वो तो बहुत अरसा पहले इन क्लासिफिकेशन को मजीद तफसील में, मजीद हम लोग डेप्थ में गए,
हमें आज ये भी पता चला कि ये जो पहले तो अल्फा बीटा था हमारा, अल्फा बीटा, भाई ये अल्फा ये बीटा है, हाँ हाँ ठीक है। फिर अल्फा के अंदर अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री आया, बीटा वन बीटा टू बीटा बीटा थ्री आया। अब अल्फा वन के अंदर मजीद सब टाइप्स आ गए। मिसाल के तौर पर अल्फा वन हमने पहले पढ़ा था, अब ये आ रहा है कि भाई अल्फा वन दरअसल अल्फा वन ए, ये इसका एक सब टाइप है। और दूसरा है अल्फा वन बी, अल्फा वन सी, मतलब इस तरह से है। इलाज की दुनिया में, ट्रीटमेंट की दुनिया में ये डिस्कवरी है। हम जो नए नए ड्रग्स डिस्कवर करते हैं, वो नए नए ड्रग्स के लिए सेलेक्टिव होना काफी मुश्किल हो गया है। एक ड्रग जो मैंने अभी डिस्कवर किया, उस ड्रग के लिए सेलेक्टिव होना काफी मुश्किल है। मतलब आपका ड्रग है, सपोज ये मेरा ड्रग एक्स है, वो ड्रग अल्फा पे भी जा रहा है अंधाधुन, बीटा पे भी जाके एक्ट कर रहा है, ये कोई खास ड्रग नहीं हुआ। लेकिन अगर कोई ड्रग सिर्फ अल्फा पे जाके एक्ट कर रहा है, या वो सिर्फ जाकर बीटा पे एक्ट कर रहा है, तो चलो खुशी की बात है कि यार इतना तो सेलेक्टिव है कि बीटा पे एक्ट कर रहा है, अल्फा पे नहीं कर रहा है, तो ये थोड़ी बहुत सेलेक्टिविटी आ गई। अब बीटा पे एक्ट कर रहा है, बीटा वन बीटा टू बीटा थ्री पे, फिर क्या करेंगे? फिर अगर वो बीटा वन बीटा टू बीटा थ्री तीनों पे एक्ट कर रहा है, फिर से उसकी सेलेक्टिविटी का इशू आ रहा है, क्योंकि बीटा वन कहीं और पर है, बीटा टू कहीं और पर है, बीटा वन एक और इफेक्ट दे रहा है, बीटा टू एक और इफेक्ट दे रहा है। फिर से ड्रग के लिए मुश्किलात बढ़ गई। ओ माय गॉड, आप क्या करेंगे? फिर ख्वारिश शुरू करते हैं, ड्रग के अंदर ये ग्रुप हटाओ, ये ले आओ, इधर बॉन्ड कम कर दो, इधर बॉन्ड ज्यादा करो, खींच दो, एंगल बढ़ा दो, करते 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 पूरी दुनिया में ड्रग डिस्कवरी जारी जारी। फिर से उन्होंने एक फंक्शनल ग्रुप उसमें ऐड करके बता दिया कि भाई अब जो है ना, ये बीटा रिसेप्टर में सिर्फ और सिर्फ बीटा वन पे एक्ट कर रहे हैं। ओह बाय गॉड, फिर से खुशी आ गई यार, बहुत सेलेक्टिव है बीटा वन पर। फिर पता चला कि बीटा वन तो सिर्फ बीटा वन नहीं है, बीटा वन के तो और भी खानदान है, बीटा वन ए, बीटा वन टू, बीटा वन थ्री वगैरह। तो फिर मतलब इसीलिए एक ड्रग के लिए सेलेक्टिव होने में बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ रहा है। और जितना ज्यादा हम डिस्कवरी करते हैं, जितना ज्यादा हम रिसेप्टर के सब क्लासेस को पढ़ते हैं, उतना ही ज्यादा किसी बीमारी की इलाज के जो चांसेस है वो भी बढ़ जाते हैं। हम एक जबरदस्त किस्म का टारगेटेड इलाज भी कर सकते हैं, इससे साइड इफेक्ट भी कम हो जाते हैं। सो बहरहाल ये थोड़ी बहुत मेडिसिनल केमिस्ट्री यहाँ पे टच हो गई। आपका चैप्टर का नाम था एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट। वो ड्रग्स वो ड्रग्स, अब आपने एड्रेनर्जिक पढ़ लिया, वो ड्रग्स जो एपिनेफ्रीन या नॉर एपिनेफ्रीन के असर को बढ़ा दे, इनको सपोर्ट करे, अब वो एगोनिस्ट में आ जाएंगे। अब एपिनेफ्रीन और एपिनेफ्रीन को तो आपने साइड पे कर दिया, वो तो आपकी बॉडी के अंदर पहले से मौजूद है। लेकिन आप मार्केट में ऐसे लैब में कोई भी ड्रग बना ले, अगर वो एपिनेफ्रीन और एपिनेफ्रीन के काम को सपोर्ट करे, तो अब हम उसको क्या नाम देंगे? एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट का हम नाम देंगे। ठीक है। सो अच्छा, अब हम यहां पर आते हैं सिंपैथोमाइमेटिक्स की तरफ। ये क्या लफ्ज है? सिंपैथो, सिंपैथो, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से है, ठीक है, इमरजेंसी वाला। सिंपैथो, यहां पर आप सब हो गया सिंपैथो, उसके बाद माई सिंपैथोमाइमेटिक्स, माइमेटिक्स, सिंपैथोमिमेटिक्स, कोई बोलोगे मिमेटिक्स, कोई माइमेटिक्स, मर्जी आपकी है। सिंपैथोमाइमेटिक, माइमिक, माइमिक मतलब किसी चीज को सपोर्ट करना, ज्यादा करना, सपोर्ट करना, ठीक है, मिमिक करना। अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो आपने पढ़ा था, या दूसरे अल्फाज में आपको बताया गया कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में एपिनेफ्रीन या फिर नॉर एपिनेफ्रीन, ये दोनों होते हैं, एड्रेनलिन या नॉर एड्रेनलिन दूसरी का नाम है। तो अगर कोई ड्रग इनको सपोर्ट करता हो, नॉर एपिनेफ्रीन के काम को या एपिनेफ्रीन के काम को सपोर्ट करता हो, हम इन ड्रग्स का नाम सिंपैथोमाइमेटिक्स रखेंगे, सिंपैथोमाइमेटिक्स रखेंगे। सपोज यहां पर एक रिसेप्टर है आर, और इधर आ रहा है एपिनेफ्रिन,
इधर आ रहा है, ये रिसेप्टर इस एपिनेफ्रिन के बाद एक्टिवेट हो जाता है। सपोज करते हैं ये रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाता है एपिनेफ्रिन की वजह से। अगर हमारे पास यहाँ पर एक ड्रग ए है, ये एपिनेफ्रिन की जगह पर आकर इस रिसेप्टर को वो भी एक्टिवेट करता है, तो आपका जो ड्रग ए है ये सिम्पैथोमाइमेटिक हो गया। ये सिम्पैथोमाइमेटिक भी है, ये एगोनिस्ट भी है। ठीक है, ये एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट भी, इसका नाम मैं बताता हूँ। ए का नाम जरा, पहला नाम ए को आप लोग कहते हैं एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट भी आप उसको कह सकते हैं एक। क्यों एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट? बिकॉज उसने एपिनेफ्रिन के काम को सपोर्ट कर दिया। इसका दूसरा नाम भी हम लोग देख सकते हैं, सिम्पैथोमाइमेटिक्स। सिम्पैथोमाइमेटिक्स, ये दो नाम आज आपके मैंने बता दिया। अच्छा, अब एक दूसरा ड्रग है बी। वो जो ड्रग भी है वो ऐसा ड्रग है कि वो इस रिसेप्टर पर आकर यहाँ पर अपने आप को इस रिसेप्टर के ऊपर साइड पे सामने रख दे, और ना तो एपिनेफ्रिन को मौका देगा कि एपिनेफ्रिन इस रिसेप्टर पर आ जाए, या किसी दूसरे एगोनिस्ट को, मैं इधर कांटा लगा रहा हूँ, क्रॉस लगा रहा हूँ, बस ये उसने रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया। अब चूंकि इसने रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया, इस पे ना तो एपिनेफ्रिन आ सकता है ना उसका कोई एगोनिस्ट आ सकता है, तो हम इस ड्रग का नाम क्या देंगे? एक नाम, इसका पहला नाम एड्रेनर्जिक। एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट एक नाम। इसका दूसरा नाम क्या है आप लोग जरा मुझे बता सकते हैं जरा? और जो लोग मुझे वेबसाइट पे देख रहे हैं ऑफलाइन, वो खुद दिल में लिख ले और मैं बताऊं किसका नाम क्या है। शाहजेब रेखी, बिल्कुल आपका जवाब दुरुस्त है। इसरार इसरार आपका जवाब गलत है। फिजा मतीन, आपका जवाब दुरुस्त। यस यस, लाइटिक, सादात लाइटिक, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसका नाम है सिम्पैथो सिम्पैथोलाइटिक्स। सिम्पैथोलाइटिक्स इसका नाम हो जाएगा। अब आपसे मेरा एक नन्ना मुन्ना सा सवाल है। ये जो एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट है या और ये जो एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट है, इनको पिछला जो चैप्टर था, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के साथ अगर आप कनेक्ट करें, कोलिनर्जिक कोलिनर्जिक एगोनिस्ट और कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट, कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट, आप लोग इस चैप्टर को लिंक कर सकते हैं कोलिनर्जिक एगोनिस्ट के साथ और एंटागोनिस्ट के साथ, कि कौन कौन दोस्ती करेगा, मैचिंग करे, कौन कौन अपोजिशन करेगा। ये हम लोगों ने पढ़ा था कि कोलिनर्जिक एगोनिस्ट हमेशा क्या करेगा, ये एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट का अगेंस्ट करेगा। अगेंस्ट, अक्सर ऐसा होगा, मतलब थोड़ा थोड़ा आपको याद, कई एक्सेप्शन है, लेकिन माइंड में याद रखना है कि कोलिनर्जिक एगोनिस्ट के जो काम होंगे वो एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट के अगेंस्ट होगा। जो आपने कोलिनर्जिक एगोनिस्ट में पढ़ा था, यहां पर आपको वो उल्टा मिलेगा। सही है, यहां पर वो आपको उल्टा मिलेगा। एक बात, जस्ट 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 समथिंग, ये सुनहरी पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मिलियन क्वेश्चन, इसका $1,000,000 क्वेश्चन है, पॉइंट है आप लोगों के लिए कि कोलिनर्जिक एगोनिस्ट, एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट। आपने कोलिनर्जिक एगोनिस्ट पढ़ा, तो कोलिनर्जिक एगोनिस्ट के जो असरात थे, अक्सर वो एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट में जब आप पढ़ोगे उसके उल्टा आपको मिलेंगे। एक मिसाल मैं आपको बताता हूँ। कोलिनर्जिक एगोनिस्ट अक्सर आपने क्या देखा था, वो ब्लड प्रेशर को कम कर देते, हार्ट बीट को कम कर देते ना। लेकिन यहाँ पर जब आप एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट की तरफ आओगे, तो इनमें से अक्सर, देखो मैं बार बार अक्सर बोलता हूँ, तो मेजोरिटी में आपको ऐसा ही मिलेगा कि वहां पर आपको बीपी बढ़ता हुआ नजर आएगा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट में। तो इतना सा पॉइंट है। अच्छा, इसके साथ ही कोलिनर्जिक एगोनिस्ट का दूसरा रिलेशन भी हम लोग बना सकते हैं। कोलिनर्जिक एगोनिस्ट का दूसरा रिलेशन भी हम बना सकते हैं इनके साथ, एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट के साथ।
अगर एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट के साथ हम देखेंगे तो अक्सर आपको यहां पर क्या होगा, अगेंस्ट नहीं होगा बल्कि सपोर्टिंग होगा, सपोर्टिंग होगा। अक्सर आपको ऐसे मिलेगा कि जो कोलिनर्जिक एगोनिस्ट में आपने पढ़ा था, वो जो असरात आपने पढ़े थे उनमें से कुछ कुछ असरात आपको एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट में ही मिलेगा। बहुत आसान। अब यस यस एंड सो इन चीजों से फार्माकोलॉजी को लंबा सा रटा देने के बजाय आपका रटाफिकेट सिस्टम छोटा होके आपके माइंड के अंदर एक छोटा सा स्पेस लेकर उधर आपका ऑक्यूपाई हो जाएगा, बजाय एक आप एक एक को याद करें। ठीक है। इसी तरह आप कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट को भी इनके साथ लिंक बना सकते हैं, वो मैं आप लोगों पे छोड़ रहा हूं, आप लोगों को कर सकते हो। कोलिनर्जिक, ये जो कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट है, इसकी दोस्ती और दुश्मनी किस किस के साथ हो सकती है वो आप लोग खुद से डिसाइड कर सकते हैं। चले, ये भी हो गया। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि एड्रेनर्जिक न्यूरॉन्स आपको कहाँ कहाँ पे मिलेंगे, इसको जरा नोट कर लेंगे। एड्रीनर्जिक न्यूरॉन्स का जो जगह है वो आपको बताते जाएंगे। सीएनएस के अंदर एक याद रखिए, आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, यानी आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, इधर आपको मिलेगा नंबर वन। और दूसरा कौन सा जगह है, सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर। ये तो बहुत मशहूर पड़ा था, ठीक है, यहाँ पर है। अच्छा, इनका जो रिसेप्टर है वो मैं आपको अभी बताता हूँ, ये जरा देख लें। अगर मैं कह दूं कि ये एक न्यूरॉन है, सपोज ये एक न्यूरॉन है और ये एड्रेनर्जिक न्यूरॉन है, सो आप लोगों के जहन में आ जाए कि भाई यहाँ पर क्या क्या मौजूद है। यहाँ पर आपका एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन मौजूद है, ठीक है। इसको केटकोलामाइंस भी बोलते हैं, ठीक है। केटिकोलामाइंस, 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 केटिकोलामीन्स। ये अभी मुझे याद आया, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, इनको आप केटकोलामाइंस बोलते हैं। इनमें अक्सर क्या होता है, इनमें बेंजीन रिंग होता है, और बेंजीन रिंग के ऊपर एक नहीं, दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं, राइट। सो अगर आप एपिनेफ्रिन का स्ट्रक्चर देखो या नॉर एपिनेफ्रिन का, उधर उसमें आपको बेंजीन के साथ दो रिंग लगाएंगे, बाकी इसके साथ और भी स्ट्रक्चर है, ठीक है। छोटू छोटू आपको मिलेंगे, एक दो छोटू मिलेंगे, शायद कोई आपको अमाइनो ग्रुप भी मिल जाए इसमें, ठीक है। सो ये जनरल स्ट्रक्चर होगा कैटकोलामाइंस का। अब ये जो कैटकोल अमाइंस है, इनके अपने रिसेप्टर देखने हैं कि इनके रिसेप्टर कहाँ कहाँ पर हो सकता है। सो वॉच इट नाउ फर्स्ट। एक तो यहां पर कोई इफेक्टर हो सकता है, ये कोई इफेक्टर हो सकता है, इफेक्टर ऑर्गन, इफेक्टर ऑर्गन, इफेक्टर ऑर्गन। डायरेक्ट मतलब अभी कोई दूसरा न्यूरॉन नहीं है, बस या तो किडनी है या हार्ट है या ब्लड वेसल है, तो मैं उसको इफेक्टर ऑर्गन बोलता हूँ। तो यहां से जो केटकोलामाइन निकलेगा, वो यहाँ पर आकर इनके लिए रिसेप्टर यहाँ पर लगे हुए थे, तो यहाँ पर ये अपने आप को क्या करेगा, अटैच कर देगा। तो ये उनके लिए रिसेप्टर है। एक ये जगह हो गया, ठीक है। एक ये जगह हो गई, ये रिसेप्टर पर आकर अटैच होकर उसको कोई रिस्पॉन्स मिलेगा। एक नंबर दो जगह बहुत स्पेशल है, ये जो न्यूरो ट्रांसमीटर यहाँ पर रिलीज हो गए,
जिस न्यूरॉन से ये निकल गए, उसी न्यूरॉन के ऊपर, जिस न्यूरॉन से ये निकल गए, उसी न्यूरॉन के ऊपर, यहां पर इधर मैं आपको एक और रिसेप्टर बताने जा रहा हूं कि यहां पर एक और रिसेप्टर भी है। इसी न्यूरॉन, जिस न्यूरॉन से निकल गए, इसी न्यूरॉन पर एक रिसेप्टर भी है। तो ये आकर इसके साथ भी बाइंड हो सकते हैं, इसके साथ भी बाइंड हो सकते हैं। ये इनके लिए बस ये दो जगह हैं। एक रिसेप्टर इफेक्टर ऑर्गन पर हो सकता है, एक रिसेप्टर उसी न्यूरॉन के ऊपर हो सकते हैं, जिसका नाम है प्री साइनेप्टिक रिसेप्टर। इसको क्या बोलते हैं? प्री साइनेप्टिक रिसेप्टर। ये आपने याद रखना है। और अक्सर अवकात ये एक किस्म का मॉड्यूलेटर होता है। ये जो प्री साइनेप्टिक रिसेप्टर होते हैं, ये चेक एंड बैलेंस करता है। यूं समझ लीजिए कि ये कंट्रोल करता है, बटन सिस्टम है कि अगर ज्यादा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहे हैं तो ये जाकर उसको कम कर देगा, अगर कम है तो ज्यादा करेगा। मतलब ये इसका काम है मोस्टली। एक किस्म का इनहिबिशन करता है कि कम आ जाए, अगर ज्यादा हो तो उसको कम कर देते हैं, ठीक है, कि बस बस बस। सो प्री साइनेप्टिक रिसेप्टर में जो मशहूर रिसेप्टर है वो अभी से मैं बताता हूँ, ताकि आप लोग खुश हो जाए कि यार एक का तो पता चल ही गया। और ये है अल्फा अल्फा टू। अल्फा टू रिसेप्टर आपको प्री साइनेप्टिक ही मिलेगा। जब इसके साथ कोई ड्रग अटैच होएगा तो वो कंट्रोल वाला, मॉड्यूलेशन वाला रोल अदा करेगा। वो न्यूरोट्रांसमीटर्स की रिलीज को कंट्रोल कर देगा। मतलब ये अगर चाहो तो मजीद वो नहीं आएगा, एपिनेफ्रिन वगैरह नहीं आएंगे एक्शन के लिए। एक किस्म का चेक एंड बैलेंस करने के लिए अल्फा टू आपका यहाँ पर एक तो आप लोगों ने नोट कर ही दिया। बाकी मैं आपको बताऊंगा अल्फा वन तो कहाँ पर, सही है। सो ये था एड्रेनर्जिक न्यूरॉन कहाँ पर है। और साथ साथ में ये भी बता देगा कि जब एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट जो है या एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन एड्रेनलिन, ये कहाँ कहाँ पर एक्ट कर सकते हैं वो आपको बता दिया। सो इधर जो इफेक्टर ऑर्गन है, इसके लिए आप लोग क्या लफ्ज इस्तेमाल किए? पोस्ट साइनेप्टिकली। इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल किए पोस्ट साइनेप्टिकली। और दूसरा था प्री साइनेप्टिकली, ये एक्ट कर सकता है। चले जी, अब हम आ जाते हैं न्यूरो ट्रांसमिशन की तरफ। न्यूरो ट्रांसमिशन की तरफ जिस तरह आपने स्टाइलकोलिन का पढ़ा था, बिल्कुल इसका भी इसी तरह से है। पहले बनेगा न्यूरोट्रांसमीटर, फिर स्टोर होगा, फिर बाहर आएगा, फिर अटैच होगा, फिर वापस इसकी धुलाई होगी, या स्टोर होगा या टूट जाएगा। मतलब जिस तरह आपने उधर पढ़ा था, ठीक ऐसा ही होगा। सो अब हम आपको बताते हैं इसके इसके स्टेजेस बताने। थोड़े बहुत मैं इसलिए जरूरी समझता हूँ कि स्टेजेस, क्योंकि अगर आपको न्यूरॉन बाकी चैप्टर बाद में सही मानों में याद रखना है, तो उसके लिए जरूरी है कि आपको पता हो कि इसके सिंथेसिस के दौरान किस तरह बनता है, किस तरह रिलीज होता है। बहुत सारे ड्रग इधर ही आकर अपना रोल अदा करते हैं, इसके सिंथेसिस के साथ इंटरफियर कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पर वो पता चलेगा। सबसे पहले टायरोसिन एक अमाइनो एसिड है। टायरोसिन अमाइनो एसिड है। इसका मैं अगर आपको स्ट्रक्चर बता दूं, तो इसके साथ यहाँ पर एक ओ एच है, बाकी इधर CO2 और कार्बन है। इसके साथ यहाँ पर COOH ग्रुप है, यहाँ पर NH2 है। मतलब एक एलेनिन अमाइनो एसिड, मतलब आप कह सकते हैं ये वाला एलेनिन पार्ट है। लेकिन ये जब बेंजीन आ जाता है तो इसका नाम टायरोसिन हो जाएगा, ठीक है। सो ये टायरोसिन का अमाइनो एसिड का एक स्ट्रक्चर है। इस टायरोसिन ने क्या करना है, ये अंदर इस न्यूरॉन के अंदर आ जाएगा, और अंदर आने के लिए भी इसको प्रॉपर ट्रांसपोर्ट सिस्टम मिलेगा। वो ट्रांसपोर्ट के थ्रू आ जाएगा। सो यहाँ पर
कैरियर है, उसका कोई खास नाम नहीं है, वजह से कैरियर का नाम दिया हुआ है कि भाई देयर इज सम कैरियर, खुद नहीं ऐसा तो कोई कैरियर उसको अंदर ले आता है। तो जब अंदर टायरोसिन आ जाएगा, वहां पर जाकर इसके अंदर एक और ओ एच ऐड कर दिया जाएगा, इसके अंदर एक और ओ एच ऐड कर दिया जाएगा। यानी मैं अभी कलर चेंज करता हूँ, यहाँ पर एक और ओ एच इसके अंदर ऐड कर दिया जाता है, तब इसका नाम हो जाएगा डाई हाइड्रो ऑक्सी डाईहाइड्रो ऑक्सी फिनाइल फिनाइल डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल एलनीन एलनीन। ये अभी भी अमाइनो एसिड ही है, डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल एलनीन डाईहाइड्रोक्सी। इसको हम लोग डोपा भी बोलते हैं, डोपा डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल एलनीन, ये स्टेज होता है। उसके बाद ये जो डोपा है, जो डोपा, ये सब कुछ कहां पर हो रहा है, ये न्यूरॉन के अंदर हो रहा है, ठीक है। डोपा से हम क्या करेंगे, डोपा से एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगा, CO2 यहां से रिलीज हो जाएगा। कौन सा CO2 का रिलीज आपको नजर आ रहा है ना, CO2 स्ट्रक्चर के अंदर मैं आपको बताऊं, ये देखो, ये वाला जो CO2 है, ये COOH जो है, ये असल में CO2 की शक्ल में यहां से निकल जाएगा। तो फिर आपके पास जो बच जाएगा उसका नाम क्या होगा, डोपामीन। इसका नाम हो जाएगा डोपामीन, इसका नाम हो जाएगा डोपामीन। एक बाकी स्ट्रक्चर वही रहेगा, सिर्फ एक COO ग्रुप उधर से निकल जाएगा। सो डोपामीन हो जाएगा। डोपामीन के बाद फिर इसके अंदर एक और OH हम ऐड कर लेते हैं। आप साथ साथ देख रहे हैं, पहला OH ऐड कर दिया, CO2 बाहर कर दिया, सेकेंड OH फिर से हमने ऐड कर दिया। अब इससे नाम हो जाएगा इसका एपीनेफ्रिन, एपीनेफ्रिन या नॉरएपिनेफ्रिन, फिर यहां से आपके बन जाएंगे। अब ये जरा इस तरह से देखना, इसके स्ट्रक्चर में आपको थोड़ा सा इधर मैं शो कर देना चाहूंगा, ताकि ये वाला स्ट्रक्चर अगर मैं दोबारा लिख दूं यहां पर बेंजीन का, एक OH तो पहले से यहां पर था, दूसरा OH यहां पर आएगा, ये तो था। अब यहां से आपको दिस वाज एक CH2 यहां पर है, फिर this is another CH2 and here you have got one NH2। अगर इस तरह का स्ट्रक्चर है, अब ये बिल्कुल वही अमीनो एसिड से होके आ रहा है। OH यहाँ पर सॉरी मैंने डालना है, वो जो जो थर्ड OH आपको नजर आ रहा है, वो उसको कलर चेंज करके मैं ला रहा हूँ। थर्ड OH आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा OH। अब टू का 2 हटा देना पड़ेगा, अब 2 नहीं है, CH के ऊपर OH मौजूद है। ये जो स्ट्रक्चर आपका बन रहा है, दिस इज कॉल्ड नॉर एपिनेफ्रिन, नॉर नॉर एपिनेफ्रिन। अब अगर आप एपिनेफ्रिन बनाना चाहते हैं, ये नॉर एपिनेफ्रिन, ये एड्रेनलिन भी है, ये एपिनेफ्रिन भी है, अगर आप एपिनेफ्रिन बनाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत सिंपल है, उसमें यही स्ट्रक्चर होगा, थोड़ी सी चेंज आएंगी, यही स्ट्रक्चर होगा। तो बेंजीन होगा OH OH, यहां से आपका CH CH2 NH OH इधर भी है एज यूजुअल। अब NH2 जो था, इसके ऊपर एक और मिथाइल ग्रुप अगर मैं ले आऊंगा तो उसका कलर भी मैं चेंज कर लेता हूं। यहां पर NH के ऊपर अगर एक मिथाइल ग्रुप और आ जाए, एक्स्ट्रा मिथाइल ग्रुप अगर आ जाए, तो बस इसका नाम हो जाएगा इपिनेफ्रिन। इतना सा फर्क है, एपिनेफ्रिन। सो
एपिनेफ्रिन नॉर एपिनेफ्रिन का स्ट्रक्चर आपके सामने आया। इन दोनों को कैटेकोल अमाइंस भी कहा जाता है। मतलब ऐसे स्ट्रक्चर, ये कैटेकोल अमाइन जो है, कैटेकोल अमाइन ये ब्रॉड फैमिली नेम है। एक मशहूर जो मैंने पिंक कलर शो किया हुआ है बेंजीन के साथ, दो दो OH आपको नजर आ रहे हैं, इसीलिए ये कैटेकोल अमाइंस भी है। आपके न्यूरॉन के अंदर इस तरह से कैटेकोल अमाइन बन जाते हैं और अब जाहिर ये स्टोर हो जाएंगे। तो स्टोर होने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो दूसरा स्टेप है स्टोर होना, उसके लिए ये वेजिकल है। दिस इज ए वेजिकल। इस वेजिकल के अंदर इसको लाना पड़ता है, वेजिकल के अंदर लाना पड़ता है, ठीक है। मैं यहाँ पर कुछ स्टेप्स अगर देखा चाहूंगा, इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है यहां से, इनको ट्रांसपोर्ट, सपोज ये वाले कलर जो है ना, ये आपके एपिनेफ्रिन है, इसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा अंदर, यहाँ पर ये स्टोर हो जाएंगे। अब आपको मैं एक ड्रग का नाम बताऊंगा, एक ड्रग है जो इनको ट्रांसपोर्ट नहीं होने देता है, वो ब्लॉक कर देता है। रिसरपीन, ये जरा देखो, ये नाम आपने याद रखना है, RESER, रिसरपीन। रिसरपीन इस ट्रांसपोर्ट को, ये वाला जो जगह है ट्रांसपोर्ट को, कि ये वेजिकल के अंदर आ रहा है, ये इधर इसको ब्लॉक करे ताकि ये अंदर ना आ जाए, वेजिकल के अंदर स्टोर ना हो जाए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है, एक तो ये चीज इन्होंने यहाँ पे इशू किया हुआ कि जो डोपामीन इस वेजिकल के अंदर, जब पहले डोपामीन जो है वो, एपिनेफ्रिन नहीं बनता वेजिकल के बाहर, यहाँ पर बुक में लिखा हुआ है कि डोपामीन अंदर आके हाइड्रोक्सिलेशन हो जाएगा। ये पॉइंट मैंने बाद में अब बार भी मैंने बता दिया, ठीक है। जो लास्ट हाइड्रोक्सिलेशन है वो यहाँ पर हो जाएगा, अंदर वेजिकल के अंदर आ जाएगा। बाकी स्टेप आपको मैं लाइन भेज दूंगा, लिंक भेज दूंगा, उस लिंक में रिमेनिंग स्टेप्स भी कवर कर लेते हैं। तो हम लोग आके स्टोरेज पर आ गए, और रिलीज और बाकी स्टेप्स आपको नेक्स्ट लिंक में मैं बता देता हूँ, आप लोग स्टे करें।